हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स के शौर्य सीरीज के अंदर। और यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लेकर चल रहे हैं। आपको अगर रिवीजन में हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर लेक्चर मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस सेशंस, टेस्ट सीरीज और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 100 से भी ज्यादा टेस्ट हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट है और इसमें 2 फुल लेंथ टेस्ट अनलॉक है जिससे कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 है, टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो। तो इस सेशन में हम ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटर कैन फ्लो विथ 1 मीटर डेप्थ इन अल्टरनेटिवली 4 चैनल्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज शोन बिलो। मतलब एक पहला क्रॉस सेक्शन यहाँ पर जो है वो है रेक्टेंगुलर, दूसरा है सर्कुलर, तीसरा है ट्रायंगुलर, चौथा है ट्रेपेजॉइडल। क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज देयर हाइड्रोलिक रेडियाई अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके हाइड्रोलिक रेडियाई को हमें अरेंज करना है। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, लास्ट में सबसे छोटी आएगी। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक रेडियाई निकालना है। हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दोनों एक ही होता है और इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एरिया के अपॉन में वेटेड एरिया के अपॉन में वेटेड पेरीमीटर। और वहीं पर एक होता है हाइड्रोलिक डेप्थ जिसका फॉर्मूला होता है वेटेड एरिया के अपॉन में टॉप वेट। हमें क्या निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस मतलब वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अगर इसका हम वेटेड एरिया देखें तो ये कितना होगा, ये 2.4 है और ये 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 मीटर। तो इसका वेटेड एरिया हो जाएगा 2.4 इंटू 1, तो यानी 2.4 मीटर स्क्वायर। और इसका जो वेटेड पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस 1 यानी 3.4 प्लस 1 यानी 4.4। तो इसका तो निकल गया इजीली। अब सर्कुलर में चलते हैं। सर्कुलर में एकदम हाफ पर फ्लो कर रहा है, मतलब यहां पर जो फ्लो है वो पार्शियल फ्लो कंडीशन है और हाफ मतलब रेडियस पर फ्लो कर रहा है। पार्शियली फुल है, 50% फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें जब एरिया निकालेंगे वेटेड एरिया तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और रेडियस कितनी है 1 मीटर दे रखी है, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2। और वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे तो एक सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो पेरीमीटर हाफ सर्कल में कितना होगा पाई आर, और आर है 1 यानी पाई में। अब हम इसमें निकालते हैं ट्राइंगुलर सेक्शन में। तो ट्राइंगल में अगर ये 1 मीटर है और ये एंगल 45 डिग्री है तो tan 45 परपेंडिकुलर बेस से, मतलब ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो इसका जब वेटेड एरिया निकालेंगे तो वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है 2 मीटर और इंटू हाइट है 1 मीटर, तो वो आ जाएगा 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। और वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये 1 है और ये 1 है, तो ये √2 होगी। और ये जो स्लांट साइड है ये भी √2 होगी। तो वेटेड पेरीमीटर इन दोनों का सम होगा, मतलब वो हो जाएगा 2√2। ठीक, इस केस में निकालते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल है ये पूरा 135 डिग्री है, उसमें से ये एंगल 90 होगा, ये 90, मतलब ये एंगल कितना होगा 45। अगर ये 45 है यानी परपेंडिकुलर 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1। ये है 2 मीटर, मतलब ये भी 2 मीटर। अब इसमें अगर हम वेटेड पेरीमीटर निकालें तो दो तो ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का यहां पर एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस यानी 1 मीटर इंटू हाइट यानी 1 मीटर। ठीक है, प्लस अब ये रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल में कितना है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, दोनों को ऐड करेंगे, ये इससे कैंसिल, तो आपका ट्राइंगल का कितना हो गया, 1 हो गया, और साथ में रेक्टेंगल का 2 हो गया, 2 प्लस 1 यानी 3 मीटर स्क्वायर। और वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे तो ये है 2 मीटर, तो एक ये ऐड होगा, और ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये √2 है, तो ये √2 प्लस √2, 2√2 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√2। ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। अब हमें हाइड्रोलिक रेडियस निकालनी है हर केस में। पहले इस केस में निकालते हैं, रेक्टेंगल वाले में। तो रेक्टेंगल वाले में हाइड्रोलिक रेडियस कितनी आएगी, 2.4, ये आ रहा है हमारे पास 0.54 मीटर। अब इस केस में निकालते हैं
तो पाई बाय 2 के अपॉन में पाई यानी 1/2, तो इसका हाइड्रोलिक रेडियस हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। इस केस में निकालते हैं 1/2 √2, तो ये आ जाएगा 0.353। इसका हाइड्रोलिक रेडियस 0.353 और इसका निकालते हैं तो 3/2 + 2 √2, ये आ जाएगा हमारे पास इसका हाइड्रोलिक रेडियस 2 + √2, तो ये हो रहा है हमारे पास कितना 0.621। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो ये हमारे पास 1 मीटर है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 1, तो ट्राइंगल का एरिया होगा 2, ट्राइंगल है, और हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1, और इसका हो जाएगा 2 × 1 रेक्टेंगल का, तो 2 + 1 3, और 3 के अपॉन में ये है 2 प्लस ये √2 प्लस √2, तो 2 + 2 √2, 0.621। मतलब सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा है ट्रेपेजॉइडल का, मतलब सबसे पहले कौन आएगा डी, फिर उसके बाद किसका बड़ा है अगला रेक्टेंगल का, मतलब फिर ए आएगा, फिर उसके बाद है हमारे पास सर्कुलर का, और सबसे कम हमारे पास किसका है ट्रायंगुलर का है, मतलब DABC विल बी द करेक्ट पैटर्न। सो DABC बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा आ रहा है ट्रेपेजॉइडल, फिर उसके बाद रेक्टेंगल सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे सर्कुलर, और फिर लास्ट में आ रहा है ट्रायंगुलर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर ए फ्राउड नंबर ऑफ हाइड्रोलिक जंप एस 5.5, अगर फ्राउड नंबर 5.5 है तो ये कौन सा जंप कहलाएगा। तो देखो यहां पर अगर ये फ्राउड नंबर हमारे पास 5.5 है, मतलब ये फ्राउड नंबर लाई कर रहा है आपका 9, 4.5 और 9 के बीच में, और ऐसे जंप को हम स्टीडी जंप बोलते हैं, UWOSS, ऐसे जंप को हम स्टीडी जंप से इंडिकेट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, और ये फ्राउड नंबर भी कौन सा होता है, ये प्री जंप डेप्थ वाला आपका जो होता है ये 1 वाला होता है, मतलब V/√G और हाइड्रोलिक डेप्थ 1 वाला, पहले वाले पॉइंट पे प्री जंप लोकेशन पर फ्राउड नंबर ये होता है। ठीक, तो ये 4.59 के बीच में है तो स्टीडी जंप कहलाता है। अब अलग अलग आप याद कर सकते हैं, अगर फ्राउड नंबर पहली लोकेशन पे 1 से कम है तो यानी फ्लो सब क्रिटिकल है, या 1 के बराबर है तो भी क्रिटिकल है, तो ऐसे केस में कभी भी जंप नहीं होगा। जंप तभी होगा जब फ्राउड नंबर प्री जंप लोकेशन पे 1 से ज्यादा हो, जो कि हाइड्रोलिक जंप तभी फॉर्म होता है जब फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल पे शिफ्ट हो, तो पहले सुपर क्रिटिकल होना जरूरी है। अब वहीं 1 से 1.7 के बीच में है तो अंड्यूलर जंप बोलेंगे, 1.7 से 2.5 है वीक जंप बोलेंगे, 2.5 से 4.5 ऑसिलेटिंग बोलेंगे, 4.5 से 9 स्टीडी बोलेंगे, और 9 से भी ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप बोलेंगे। तो इसमें आप ट्रिक ध्यान रखना, UWOSS, और अगर 1 से कम है या 1 के बराबर है तो नो जंप आंसर होगा। तो UWOSS अंड्यूलर, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टीडी, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग का एक और नाम चॉपी जंप भी होता है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 में, यहां पे हमें फ्लो सेक्शन दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में हमें क्रिटिकल डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी डेप्थ के प्रोपोर्शनल होगा क्रिटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, वेयर वाई इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो, तो करेक्ट कोड यूज करना है, मतलब कि यहां पर अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, शेलो, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, और यहां पे जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है, क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन क्या होती है किसी भी सेक्शन के लिए, Q²/G = A³/T, ये इक्वेशन होती है फॉर क्रिटिकल फ्लो, और ये सभी चैनल सेक्शन के लिए पॉसिबल है, फॉर ऑल सेक्शन। तो क्रिटिकल डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है डेप्थ में, अलग अलग सेक्शन में, उससे हमें मैच करना है। देखो सबसे पहले तो पैराबोलिक है, और पैराबोलिक के अंदर जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है हमारा वो y⁴ के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये तो कंफर्म है A4 से मैच होगा। अब A4 से मैच हो रहा है, ऐसे दो ही ऑप्शन है, तो B और D, मतलब ये दोनों खत्म हो जाते हैं। अगला वहीं पर अगर हम रेक्टेंगल के अंदर देखें तो रेक्टेंगल के अंदर ये तो हो गया पैराबोलिक का, एक और चैनल हमें क्या दे रखी, एक और चैनल हमें दे रखी रेक्टेंगल भी ऑप्शन में। रेक्टेंगल में हम जानते हैं YC³ = Q
स्क्वायर बाय जी, वाई सी क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी, डिस्चार्ज पर मिनट, डिस्चार्ज पर मीटर विड। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो क्रिटिकल, ये क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन है, तो जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है वो आपके वाई सी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो 3/2 पावर कहां दे रखी है, 2 ऑप्शन में दे रखी है, मतलब सी का 2 है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, सी का 2 दोनों में दे रखा है, मतलब अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास किसकी हो गई, रेक्टेंगुलर के लिए हो गई, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब वहीं पर अगर हम ट्रायंगुलर में निकालें, तो ट्रायंगुलर में आप ध्यान रखना क्रिटिकल डिस्चार्ज वाई सी की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल होता है। किस में होता है, ट्रायंगुलर के अंदर होता है। ठीक, ट्रायंगुलर के अंदर, तो ट्रायंगुलर के अंदर बी किससे मैच होगा, 3 वाले से मैच होगा, तो बी 3 से मैच हो रहा है, मतलब सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे क्रिटिकल डिस्चार्ज रहने दे, यहां पे जी रहने दे, और ये ए क्यूब है, तो आप एरिया निकालें ट्रायंगुलर का और उसकी टॉप विड्थ रखें, अपने आप आपका ये रिलेशन आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन के अंदर इसको तो हमने क्या मान लिया, क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, और क्रिटिकल डेप्थ में ये जो हमारे पास एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है। तो अगर ये वाई सी है तो ये भी कितना होगा वाई सी, और ये भी कितना होगा वाई सी। ठीक है, या इसको एम भी मान ले, एम के फॉर्म में भी करें। ठीक है, तो ये हमारे पास 2m वाई सी। तो यहां पर हमारे पास जो कंडीशन है, अगर हम इसको 45 डिग्री भी मान लें तो ये 2 वाई सी हो जाएगा, मतलब टॉप विड्थ कितनी हो गई, 2 वाई सी। और अगर एरिया निकालें तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 2 वाई सी इंटू वाई सी, 2 से 2 कैंसल, मतलब वाई सी का स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन में रखें ट्रायंगुलर के अंदर, क्या इक्वेशन है, क्यू स्क्वायर बाय जी बराबर ए क्यूब बाय टी। तो ए क्यूब मतलब वाई सी की पावर क्यूब मतलब 6, और अपॉन टॉप विड्थ कितना है, 2 वाई सी। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर कितनी बचेगी, 5। अब अगर यहां से देखें तो क्रिटिकल डिस्चार्ज जो है वो ट्रायंगुलर में वाई सी की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल आ गया, जो हमने मार्क किया था। और रेक्टेंगल में भी सेम आप वैसे कर सकते हैं, और रेक्टेंगल का हमें डायरेक्टली भी क्लियर रिजल्ट याद है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो उससे हमारा वो वाई सी की पावर 3/2 आ रहा है। अब बच जाता है ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ट्रेपेजोइडल का देखते हैं, ट्रेपेजोइडल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। ट्रेपेजोइडल के अंदर हमारे पास हमने जो साइड स्लोप है वो मान लिया 1:m, मतलब m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो अब अगर हमारे पास ये क्रिटिकल डेप्थ वाई सी है, ठीक है, तो एक वर्टिकल पे m हॉरिजॉन्टल, तो वाई सी वर्टिकल पे कितना होगा, m वाई सी, मतलब ये हो गया m वाई सी, ये हो गया m वाई सी, और ये हमारे पास कितना हो गया, कैपिटल B। यानी जो टॉप विड्थ है वो कितना हो गया, b + 2m वाई सी। अब इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया निकालें तो एक तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा b इंटू वाई सी, प्लस ट्राइंगल का आएगा, 2 ट्राइंगल है तो हाफ इंटू m वाई सी इंटू वाई सी। ठीक है, इससे कैंसल हो जाएगा, यानी एरिया आ जाएगा b वाई सी प्लस m वाई सी स्क्वायर। वाई सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा b प्लस m वाई सी। ठीक, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, क्यू स्क्वायर बाय जी बराबर ए क्यूब बाय टी। ए क्यूब कितना है, एरिया का क्यूब करेंगे तो वाई सी का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में बी प्लस एम वाई सी का होल क्यूब, और अपॉन में जो टॉप विड्थ है वो है बी प्लस 2m वाई सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, इससे अगर हम देखें यहां पर, तो जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है इसमें यहां पर वाई सी की पावर कितनी है, 3 है अल्टीमेटली। ठीक, वाई सी की पावर 3, और इधर भी एक यहां पे हमारे पास वाई सी की पावर है। अल्टीमेटली अगर हम देखें जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है वो वाई सी की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी यहाँ डिस्चार्ज का स्क्वायर है। तो हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि इसमें भी जो क्रिटिकल डिस्चार्ज है वो वाई सी की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा है, पर एम भी उसमें आएगा। तो आप देखें यहां पर तो y इंटू जेड की पावर कितना है, 3/2, इसलिए ट्रेपेजोइडल का ये वाला बनेगा। तो ट्रेपेजोइडल का क्या बनेगा, ए ऑप्शन। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। ठीक, QC प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड की पावर 3/2।
y इंटू जेड की पावर 3/2, क्यू स्क्वायर बाय जी बराबर ए क्यूब बाय टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब डिस्चार्ज की यूनिट तो क्यूमेक होती है, मतलब ये डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ हमें दे रखा है, ठीक है। 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मीटर, तो स्क्वायर मीटर पर सेकंड हो गया। बेड स्लोप हमें दे रखा है यहां पे 0.004 0.004 और मेनिंग्स कांस्टेंट दे रखा है 0.01, ठीक है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, वाइड रेक्टेंगुलर मतलब कि बी बहुत ज्यादा है वाई के तुलना में। अब अगर इसमें बी ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं बी में अगर वाई जोड़ेंगे तो वो भी लगभग बी के बराबर ही होगा। जब भी वेरी वाइड वर्ड आए इन अ वाइड रेक्टेंगुलर, अगर वाइड रेक्टेंगुलर आए तो समझ लो कि बी प्लस वाई को बी मानना है। अब हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एरिया के अपॉन में टॉप विड्थ, और एरिया कितना होगा अगर रेक्टेंगुलर चैनल है और वाइड रेक्टेंगुलर है, मतलब कि डेप्थ के तुलना में विड्थ बहुत ज्यादा है, तो इसमें एरिया कितना होगा बी वाई, और टॉप विड्थ कितना होगा बी प्लस 2y। तो b प्लस वाई हो या b प्लस 2y हो, लगभग कितना मानना है b, तो अप्रोक्सीमेटली बी वाई को हम b बोल सकते हैं, b प्लस 2y को, तो लगभग y हो जाता है। मतलब वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में ये ध्यान रखना, ओपन चैनल के क्वेश्चन में जब भी वाइड वर्ड आया तो रेक्टेंगुलर है तो हाइड्रोलिक रेडियस डायरेक्टली डेप्थ के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर हमें नॉर्मल डेप्थ पूछी, नॉर्मल डेप्थ निकलती चेजिस फॉर्मूला से और साथ में या फिर मेनिंग से, क्योंकि नॉर्मल डेप्थ फ्लो का मतलब होता है यूनिफॉर्म फ्लो जब हो रहा, और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए दोनों इक्वेशन है। हम यहां पे मेनिंग्स इक्वेशन लगाएंगे, तो मेनिंग्स इक्वेशन हमारे पास होती है Q बराबर 1/n इंटू ए इंटू आर टू दी पावर 2/3 इंटू एस टू दी पावर हाफ, ठीक। अब जो एरिया है इसका, अगर यहां पे जो एरिया है इसको अगर हम रख सकते हैं 1/n बी इंटू वाई लिख देंगे, ये हो जाएगा वाई की पावर 2/3 और ये हो जाएगा एस टू दी पावर हाफ, ठीक है। डिस्चार्ज हमारे पास जो है बी नीचे आ जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ बन जाएगा 1/n और इनटू में वाई की पावर 2/3 प्लस 1, तो वो हो जाएगा कितना 3, 1 प्लस 2/3 कर देंगे और 1 प्लस 2/3 होगा 5/3 इंटू एस टू दी पावर हाफ। अगर हमें डेप्थ निकालनी है, नॉर्मल डेप्थ निकालनी है, तो डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ कितना है 0.5, उसमें मेनिंग्स का मल्टीप्लाई करेंगे 0.0004, ठीक है। और साथ में यहां पे जो बेड स्लोप है, मेनिंग्स हमारे पास है 0.01, मेनिंग्स कितना है 0.01, और जो बेड स्लोप है 0.00004 की पावर 1/2 उसका डिवाइड होगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसकी पावर हम लगा देंगे 3/5, क्योंकि y की पावर 5/3 है। अब सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, तो 0.5 इंटू 0.01 0.0004 ये आंसर है 0.435। कितना आ रहा है ये नॉर्मल डेप्थ 0.435 मीटर। अब ऑप्शन में देखें तो 0.43 अवेलेबल, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्लो हैपन एट अ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। क्रिटिकल डेप्थ हमें दे रखी है इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 4 मीटर विड्थ, विड्थ हमें दे रखी है। साथ में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। क्रिटिकल फ्लो पे डिस्चार्ज कितना होता है, रेक्टेंगुलर चैनल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वाई सी क्यूब बराबर क्यू स्क्वायर बाय जी। तो यहां पे वाई सी क्यूब करेंगे मतलब 0.5 का होल क्यूब इंटू जी को 9.81 मान लेते हैं, और जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा। और ये होता है स्मॉल क्यू डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, उसमें विड्थ का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, 0.5 क्यूब इंटू 9.81 अंडर रूट इज द आंसर, इंटू विड्थ है 4 मीटर 4.429, मतलब कैपिटल क्यू आ गया 4.429 क्यूबिक मीटर पर सेकंड।
ये ध्यान रखना जो आंसर आएगा उसमें विड्थ का भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें डिस्चार्ज पूछा है, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ नहीं, और विड्थ हमें दे रखी है 4 मीटर, इसलिए सही आंसर क्या होगा 4.429 मतलब 4 के आसपास, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है द सिक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ ए हाइड्रोलिक जम इन ए रेक्टेंगुलर चैनल। सिक्वेंट डेप्थ रेशियो हमें दे रखा है, सिक्वेंट डेप्थ रेशियो 1 से ज्यादा है। अब आप जानते हो जब भी हाइड्रोलिक जंप होता है तो ऐसे केस में ये प्री जंप डेप्थ है y1 और ये पोस्ट जंप डेप्थ है y2, और जब भी हाइड्रोलिक जंप होगा y2 y1 से बड़ा होगा। तो जब भी सिक्वेंट डेप्थ रेशियो दिया हो तो वो y2 बाय y1 भी हो सकता है या y1 बाय y2 भी हो सकता है, बट अभी जो संख्या ये 1 से बड़ी है, इसका ये तात्पर्य है कि ये y2 अपॉन y1 का रेशियो हमें दे रखा है 16.48। अगर यही चीज 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होती, मतलब वो हमारे पास y1 अपॉन y2 का रेशियो, स्मॉलर अपॉन लार्जर। अब पूछा क्या है, फ्राउड नंबर बताना है अप्रोक्सीमेटली बिगिनिंग में, शुरुआत में कितना होगा। शुरुआत मतलब यहां का फ्राउड नंबर पूछा गया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिक्वेंट डेप्थ और फ्राउड नंबर के बीच में, y2 बाय y1 बराबर 1/2 अंडर रूट -1 अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर। इसमें भी ट्रिक है, अगर यहां नीचे 1 है तो यहां भी 1 वाला होगा, और इसी को y1 अपॉन y2 कर दूं, नीचे y2 आ जाए तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां FR2 आ जाएगा, मतलब जो यहां होगा वही यहां होगा। अब हमें पूछा भी FR1 है, दिया भी ये है, तो 16.48 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो जब 2 का करेंगे फिर ये जो 1 है इसको इधर ले आएंगे, ये 1 हो गया, फिर इधर क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 बचेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये बचेगा 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर। पहले इतना सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.48 इंटू 2 प्लस 1 33.96, उसका स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास -1, और -1 के बाद 8 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा मतलब FR1 स्क्वायर जो आ रहा है उसकी वैल्यू लगभग आ रही है 144.03। अब हम जानते हैं 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब फ्राउड नंबर 1 की लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और ये यूनिट लेस है, तो फ्राउड नंबर 1 हो गया बी ऑप्शन 12। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, द चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ द चैनल क्रॉस सेक्शन। ठीक, चैनल क्रॉस सेक्शन की शेप और साइज में चेंज आ रहा है, द चेंज इन स्लोप ऑफ द चैनल, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मौजूद होना, चेंज इन फ्रिक्शनल फोर्सेस एट द बाउंड्री, बाउंड्री पे फ्रिक्शन का चेंज होना, विच ऑफ द अबव फैक्टर वुड कॉज द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। देखो आपका अगर सपोज मान लो ये कुछ भी चीजें ना हो, शेप में, साइज में, स्लोप में, ऑब्स्ट्रक्शन और फ्रिक्शनल फोर्सेस में चेंज ना आए, तो ऐसे फ्लोस को बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तब यूनिफॉर्म फ्लो होता है, क्योंकि जब ये सब नहीं होगा तो आपका जो फ्लो पैरामीटर है, फ्लो पैरामीटर है, उन सब में आपका स्पेस के साथ, दूरी के साथ में जो चेंजेस है वो 0 होगा। पर अगर ये सारी चीजें होंगी तो ऐसे केस में जो भी फ्लो पैरामीटर है, इनको R से रिप्रेजेंट करें तो उसमें स्पेस के साथ चेंजेस आएगा, मतलब चेंजेस नॉट इक्वल टू 0 होंगे। इन हर एक केस के कारण फ्लो पैरामीटर में चेंज आता है, वेलोसिटी में, डेप्थ ऑफ फ्लो में। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस चेंज होंगे तो भी डिस्चार्ज कम होगा, तो डेप्थ में चेंज आएगा। अगर डिस्चार्ज में चेंज आ रहा है या डेप्थ में चेंज आ रहा है, डिस्चार्ज भी फ्लो पैरामीटर है स्पेस के साथ, तो उसको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलेंगे। पर अगर बहुत फास्ट चेंज है तो उसे रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं। और जो सडन चेंजेस हैं वो मेनली 2 कारण से आते हैं। सडन जो चेंजेस हैं जिसको रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं वो 2 कारण से आते हैं। एक तो होता है हाइड्रोलिक जंप, अगर जंप का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरा होता है सर्जेस, जिसको एफ्लक्स भी बोलते हैं या बैक वाटर कर्व भी कहा जाता है। सर्जेस या एफ्लक्स या बैक वाटर कर्व, अगर ये 2 चीजें होती हैं तो सडन चेंजेस आते हैं और उसको रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं।
अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो, पर अगर चेंजेस हो रहे हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, उनके सब के कारण, प्रमुख कारण ये चारों हैं और उसे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। पर फास्ट चेंजेस हो रहा है एज इन हाइड्रोलिक जंप और सर्जेस, तो उसे रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, सारे पैरामीटर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो इन द ओपन चैनल। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है ये भी ध्यान रखना। स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी का सम, मतलब v²/2g प्लस डेप्थ ऑफ फ्लो। बट इसमें मेन कंडीशन है मेजर्ड विथ चैनल बेड एज डेटम। चैनल के बेड को डेटम रखा जाएगा, चैनल के बेड को डेटम रखा जाएगा। डेटम मानकर ये एनर्जी निकाली जाती है। अगर हम सिर्फ काइनेटिक और डेटम का सम बोलें तो वो स्पेसिफिक नहीं है, बट चैनल बेड को डेटम मानकर निकालें वही स्पेसिफिक एनर्जी है। अब ये बोल रहा है देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक एनर्जी कर्व फॉर ए गिवन चैनल। ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही चैनल के लिए, ठीक है, एक ही चैनल के लिए, एक चैनल के लिए एक डिस्चार्ज पर एक एनर्जी कर्व बनेगा, एक एनर्जी कर्व बनेगा, ये ध्यान रखना। एक चैनल पर एक डिस्चार्ज के लिए एक एनर्जी कर्व बनेगा, बट अगर एक चैनल है तो उसके डिफरेंट कर्व हो सकते हैं, अलग अलग कर्व हो सकते हैं फॉर डिफरेंट डिस्चार्ज। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से 2 बार पढ़ोगे तो अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। एक चैनल के लिए एक डिस्चार्ज अगर गिवन हो, गिवन डिस्चार्ज अगर वर्ड होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। एक डिस्चार्ज का एक ही कर्व होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, बट अगर अलग अलग डिस्चार्ज हैं तो अलग अलग कर्व बनेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला है अल्टरनेट डेप्थ आर द डेप्थ ऑफ द फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वह 2 डेप्थ जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो उसे हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, और जिन पर स्पेसिफिक फोर्स सेम हो उन्हें कॉन्जुगेट या सिक्वेंट डेप्थ बोलते हैं, जो कि हाइड्रोलिक जंप में देखने को मिलता है। वहां स्पेसिफिक फोर्स यानी मोमेंटम सेम होता है, एनर्जी सेम नहीं होती है। अगला, क्रिटिकल फ्लो अकर व्हेन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ये बात सही है, क्रिटिकल फ्लो तब होता है जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो फॉर ए डिस्चार्ज, या फिर बोल सकते हैं डिस्चार्ज मैक्सिमम हो फॉर गिवन एनर्जी। पर्टिकुलर एनर्जी पे डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा और गिवन डिस्चार्ज पे एनर्जी मिनिमम मिलेगी। दिस इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो। तो ये 2 and 3 आर करेक्ट ओनली। अगर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को हम देखें तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के अंदर यहां पर हम एनर्जी प्लॉट करते हैं और यहां पर हम डेप्थ प्लॉट करते हैं, और जब ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला तो जो हमारा ग्राफ बनता है ये तो हमारा डेटम एनर्जी का बनता है। वहीं पर ये जो ग्राफ बनता है हमारा पैराबोलिक, ये काइनेटिक वाला ग्राफ बनता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y²। और इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो Q1 डिस्चार्ज का मान लो हमारे पास बना, तो ये एक स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हो गया। फिर उसके बाद Q2 का बनेगा, तो Q2 वाले का थोड़ा सा अलग बनेगा, Q2 वाले का थोड़ा सा ऐसा बनेगा। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वो चेंज होता चला जाएगा। तो अलग अलग डिस्चार्ज का अलग अलग एनर्जी कर्व है। इसमें ये जो डेप्थ है जिसपे सबसे कम एनर्जी है फ्लो की, मिनिमम एनर्जी है, इसकी डेप्थ को हम क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। और यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो क्रिटिकल फ्लो हो रहा है। वहीं पर अगर देखें तो यहां पर ये जो डेप्थ है, एक ये वाली डेप्थ और एक ये वाली डेप्थ, इन 2 डेप्थ पर एनर्जी सेम है, E1 है इन 2 डेप्थ पर। इसमें से एक जो डेप्थ है वो y1 है और एक जो डेप्थ है वो y2 है। ऐसी 2 डेप्थ को अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। जिन पर एनर्जी सेम हो ऐसी 2 डेप्थ को अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। और अल्टरनेट डेप्थ में ध्यान रखना है यहां पे स्पेसिफिक एनर्जी या एनर्जी कंजर्व रहती है।
वहीं पे कॉन्जुगेट डेप्थ वर्ड जो आता है, सीक्वेंट डेप्थ, दोनों एक ही चीज होती हैं और वो हाइड्रोलिक जंप में देखने को मिलता है और वहां पर स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है। स्पेसिफिक फोर्स मतलब मोमेंटम, स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है। सडन क्लोजर में कौन सी कंडीशन होगी, हाइड्रोलिक जमीन स्टीलिंग बेसिन में क्या होगा, स्प्रेडिंग ऑफ इरिगेशन वाटर इन द फील्ड में क्या होगा, फ्लो इन ए मेन इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन कैनाल में फ्लो कैसा होगा मेन कैनाल में। देखो मेन इरिगेशन कैनाल है तो वहां चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे, तो ऐसे केस में हमें यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है, कच्चा पक्का है, पर आप ही देखो हाइड्रोलिक जंप तो रैपिडली वेरिड का एग्जांपल है, ये तो कंफर्म है रैपिडली वेरिड फ्लो, तो B2 से मैच होगा। B2 से इन दो ऑप्शन में, मतलब इन दोनों को तो खलास कर दो, तो COD खलास हो गए। अब बचा हमारे पास A ऑप्शन और B ऑप्शन। अगला एक अनस्टेडी फ्लो है यहां पर, तो सडन क्लोजर जब भी हम करेंगे स्लुइस गेट में तो वहां पे टाइम के साथ चेंज आएगा, और टाइम के साथ चेंज आना मतलब अनस्टेडी, मतलब ये भी कंफर्म है कि A का 3 ही होगा और A का 3 B ऑप्शन में। और जब हम इरिगेशन वाटर को फील्ड में, खेत में पानी है और एक्स्ट्रा और पानी को फैलाते हैं, तो जब हम किसी भी कहीं पर भी मान लो ओपन चैनल फ्लो हो रहा है और उसमें से या तो हम डिस्चार्ज को ऐड कर दें या फिर उसमें से हम डिस्चार्ज ले लें, तो एकदम से चेंज आता है और इसको हम स्पेशली वेरिड फ्लो बोलते हैं। क्योंकि इसको अलग से इसलिए नाम देते हैं क्योंकि यहां पर आपका मास कंजर्वेशन नहीं लग सकता। ठीक है, यहां पर इक्वेशन लग सकती है कि भाई Q बराबर ये इधर भी कुछ जा रहा है पर उधर भी कुछ जा रहा है, बट बात यह है कि यहां पर एकदम से मास का एडिशन हो या मास का सब्ट्रैक्शन हो, डिस्चार्ज का एडिशन हो या डिस्चार्ज का सब्ट्रैक्शन, उसको स्पेशली वेरिड फ्लो बोलते हैं। क्योंकि वेरिएशन तो आ रहा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पूरे स्पेस में आ रहा है, बस एक पर्टिकुलर स्पॉट पर आ रहा है, तो उसको स्पेशली वेरिड बोलेंगे और इसलिए C4 से मैच होगा, तो B वाला करेक्ट कोड बनेगा। अगला है बेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन ओपन चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की दो मेन कंडीशन होती है। पहला तो होता है जो टॉप विड्थ है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ बराबर लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, एक कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये तब जब साइड स्लोप गिवन हो, साइड स्लोप नहीं गिवन और बेस्ट साइड स्लोप पता करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री के थीटा पर आपका ये बेस्ट हमें क्या मिलता है, यहां पर कंडीशन मिलती है। अब इसमें बोल रहा है कि जब बेस्ट साइड स्लोप कंडीशन हो तो जो साइड स्लोप है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे बाय x हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। हम ऐसे में डिफाइन करेंगे x हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, यहां पर x क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जब बेस्ट साइड स्लोप हमें पता करना है तो हमने इसको ऐसे बना लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पर ट्रेपेजॉइडल चैनल हो गया और ये हो गया हमारे पास फ्री सरफेस। ठीक है, अब इसमें 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री जो एंगल होता है वो हमारा यहां पर किससे होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है। 60 ये होता है, तभी ये हमारे पास एंगल क्या बनता है 120 डिग्री। और जब 120 डिग्री होता है इसका मतलब इस कंडीशन में आपका जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल है वो एक रेगुलर हेक्सागन का भी हाफ होगा, क्योंकि हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं और इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है। यह एंगल 120 बस 3 साइड्स है, मतलब ये रेगुलर हेक्सागन का हाफ है। तो ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से होता है। अब अगर ये 60 डिग्री है और इसमें जो साइड स्लोप इन्होंने बोल रखा है, एक बार जरा उसको बना के देखो, वो क्या बोल रहा है 1 वर्टिकल, मतलब वर्टिकल में 1 है और x हॉरिजॉन्टल में है, ऐसा उसने बोला है। ये एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो हम यहां पे बोल सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना होगा 1 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ये हो गया 1/x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1/√3 और 1/√3 का मतलब होता है 0.57। जैसे 1/√2 0.7, ऐसे 1/√3 0.57, तो सही आंसर क्या हो जाएगा C ऑप्शन।
अगला है फॉर ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल में आपको कई बार बताया पहली कंडीशन होती है b बराबर 2y और दूसरा होता है हाइड्रोलिक रेडियस बराबर y/2। क्लियर? यहां पे y/2 होता है, ट्राइंगुलर में होता है y/2√2, पर ट्रेपेजॉइडल में भी यही होता है। रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल दोनों में हाइड्रोलिक रेडियस मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन में यही होती है। वहीं पर ट्राइंगुलर के अंदर जब हम मोस्ट इकोनॉमिकल की बात करें तो y/2√2 आएगा। ये डायरेक्टली आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमें रेक्टेंगल का पूछा है, रेक्टेंगल में बोला है मोस्ट क्रिटिकल में कि विड्थ 4 मीटर है, तो डेप्थ कितनी होगी फ्लो की? अब विड्थ क्या होती है? डबल होती है, मतलब डेप्थ क्या होगी? इस कंडीशन में विड्थ का हाफ होगी, मतलब ये कितना हो गया? 2 मीटर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर विल बी 2 मीटर, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट ईयर रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज ए यूनिफॉर्म फ्लो विद ए फ्राउड नंबर ऑफ 2.83। 2.83 का फ्राउड नंबर है, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ टू नॉर्मल डेप्थ, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल डेप्थ, पहले क्रिटिकल डेप्थ देख लेते हैं। देखो क्रिटिकल डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है yc³ बराबर होता है q²/g। ये तो इक्वेशन नंबर 1, ये क्रिटिकल डेप्थ का आ गया। अब हम नॉर्मल डेप्थ का देख लेते हैं, नॉर्मल डेप्थ का रिलेशन निकाल लेते हैं। चैनल दे रखी है रेक्टेंगुलर, तो नॉर्मल डेप्थ पे निकालते हैं, ठीक है। फ्राउड नंबर हमें दे रखा है, तो इसमें हम देखो कर सकते हैं, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है? v/√GD हाइड्रोलिक डेप्थ। आपको पता है हाइड्रोलिक डेप्थ होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ, वेटेड एरिया होता है b × y/b। तो आपका रेक्टेंगुलर में हाइड्रोलिक डेप्थ हमेशा डेप्थ के बराबर होती है, तो मतलब ये हमारे पास यहां पर फ्राउड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये v² बनेगा और v²/g × y आ गया। अब v² को हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो फ्राउड नंबर का स्क्वायर, डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर। एरिया के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं b² y² gy, राइट, क्योंकि एरिया का स्क्वायर होगा। अब q² अपॉन b² को हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, यानी स्मॉल q का स्क्वायर, अपॉन में यहां बच जाएगा g और ये हो जाएगा y³, ठीक है। और ये नॉर्मल डेप्थ है जो हमने फ्राउड नंबर से निकाले। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला तो ये है, और क्रिटिकल डेप्थ के अंदर फ्राउड नंबर तो 1 होता है, तो ये तो उससे रिलेशन आया। अभी हमने फ्राउड नंबर जो है उसको लेकर निकाला, तो वो नॉर्मल डेप्थ होगी। हमें यहां पर नॉर्मल डेप्थ चाहिए, तो नॉर्मल डेप्थ का क्यूब क्या बना? डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन में जी इंटू फ्राउड नंबर का स्क्वायर। फ्राउड नंबर हमें दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्वेश्चन में बोला है क्रिटिकल और नॉर्मल डेप्थ का रेशियो बताओ, तो देखो क्रिटिकल डेप्थ का क्यूब अपॉन नॉर्मल डेप्थ का क्यूब बराबर कितना होगा? q²/g, ठीक है। और यहां पर कितना होगा? q² अपॉन g इंटू फ्राउड नंबर का स्क्वायर। देखो q² से q² कैंसल, g से g कैंसल, यानी ये कहां आ जाएगा? फ्राउड नंबर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा भाई, q² अपॉन g अपॉन q²/g इंटू fr², तो q² से q² कैंसल, g से g, और ये ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ, ये तो होल क्यूब है, क्रिटिकल अपॉन नॉर्मल डेप्थ का रेशियो चाहिए, मतलब वो हो जाएगा जो भी फ्राउड नंबर हमारा है, ठीक है, उसकी पावर 2/3। फ्राउड नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.83, तो 2.83 की पावर 0.67, क्योंकि 2/3 का वैल्यू 0.67 होती है। ये आ रहा है 2 के आसपास, नियर अबाउट 2.007, मतलब लगभग 2 आ रहा है। 2 ऑप्शन में है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन ए प्रिज्मेटिक। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है जब फ्लो में चेंजेस आते हैं? पहला है टोटल एनर्जी लाइन रिमेन्स पैरेलल टू द वाटर सरफेस, ये गलत है। टोटल एनर्जी लाइन यूनिफॉर्म फ्लो जिसमें डेप्थ सेम होगी, उसी केस में आपका जो टोटल एनर्जी लाइन है वो आपका उस केस में पैरेलल होगा। जैसे ये हमारे पास पर्टिकुलरली एक चैनल है जिसका बेड स्लोप एसओ है,
अब इसमें ग्रेजुअली वेरीड है, मतलब इसके अंदर जो आपका डेप्थ है वो चेंज हो रही होगी, तो यहां पर डेप्थ अलग है, यहां पर डेप्थ अलग है, ये हो गई आपकी वाटर सरफेस लेवल, मतलब फ्री सरफेस लेवल। पर इसमें जो टोटल एनर्जी लाइन है वो कुछ अलग होगी, तो ये टोटल एनर्जी लाइन हो गई, मतलब HGL कहीं इनके बीच में आएगी। पर आप देखो क्या दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं है। वहीं पर अगर ये यूनिफॉर्म फ्लो होता तो डेप्थ अगर हर जगह सेम होती, तो यूनिफॉर्म फ्लो में चैनल बेड, साथ में वाटर सरफेस लेवल और टोटल एनर्जी लाइन तीनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, ओपन चैनल फ्लो में वाटर सरफेस ही HGL होगा, बीच में नहीं आएगा, हमेशा वाटर सरफेस ही HGL होगा हर केस में, बट टोटल एनर्जी लाइन उसके ऊपर होगी। और यूनिफॉर्म फ्लो है तो पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, मतलब वन जहां भी है वो सब उड़ा दो, वन उड़ा दो, वन उड़ा दो। अब बचे दो ऑप्शन। द रेट ऑफ एनर्जी लॉस एट दिस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx वेयर d इज द फ्लो डेप्थ। अभी इस बारे में कच्चा पक्का है, हमें नहीं पता इस बारे में। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। इन एनालाइजिंग द फ्लो द एनर्जी इक्वेशन ऑफ फ्लो इज नॉट एप्लीकेबल। ये तो एकदम गलत है, यहां पे हम एनर्जी इक्वेशन बिल्कुल लगाते हैं, और यहां पर जो डी बाई डी एक्स होता है, डीई बाई डी एक्स, एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो एसओ माइनस एस एफ के बराबर होता है, चैनल बेड स्लोप माइनस एनर्जी लाइन का स्लोप। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि हम एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अगला है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी सेक्शन कैन अज्यूम टू बी हाइड्रोस्टेटिक। ये बात सही है, क्योंकि चैनल बेड स्लोप बहुत स्मॉल है तो प्रेशर को हमेशा हाइड्रोस्टेटिक माना जा सकता है। ठीक है, प्रेशर आपका लीनियरली ही वेरी करेगा, तो हाइड्रोस्टेटिक उसको मान सकते हैं। अगर बेड स्लोप बहुत बड़ा होता, हेवी होता, मतलब ज्यादा स्लोप होता, तो ऐसे केस में आपका जो प्रेशर है वो आपका बढ़ सकता है या लीनियरली वेरी ना करे, उस केस में हाइड्रोस्टेटिक नहीं हो सकता। मतलब थर्ड जो है वो तो गलत है। अब इस ऑप्शन में आप देखें थर्ड आ रहा है, मतलब ये तो हट गया, तो बच्चा 2 and 4, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी लाइन, क्योंकि ये एकदम अलग सा स्टेटमेंट। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप ऐसे ढूंढो जो बिल्कुल गलत है और जो बिल्कुल सही है, ऐसे अपने आप आपको अपना आंसर मिल जाएगा। वो सिर्फ आपको वहां पे कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते कि मतलब आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग आता है या आपको हर सब्जेक्ट एवरी डिटेल्ड एवरी कॉर्नर में आता है, वो कोई भी आदमी नहीं कर सकता। पर जब स्टूडेंट क्वेश्चन लगाता है वो ये सोचता है कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा ओपन चैनल फ्लो स्ट्रांग नहीं है, मेरा एफएम स्ट्रांग नहीं है, अब मैं कैसे एग्जाम दूंगा, कैसे एग्जाम निकालूं। सो आपको हर केस में महारथी नहीं बनना है, आपको परफेक्शन लेके आना है। आपको वहां पर आप ये समझिए कि आपको हर एक टॉपिक में परफेक्ट नहीं होना है, आपको क्वेश्चन बनाने में या एग्जाम क्लियर करने में परफेक्ट बनना है। कैसे भी आपको अपना सही आंसर ढूंढना है, और उसके लिए आपको अगर कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, आप टाइम बर्बाद मत करो, अगले पे देखो, हो सकता है आपको अपना सही कोड मिल जाए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, में हम इक्वेशन यूज करते हैं Q बराबर 1/a r⁴ अगर हम यहाँ पे एनर्जी लॉस SF को हम DHF/dx बोल सकते हैं, उसको इस प्रकार से हम रखेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो लॉस आ रहा है, एनर्जी लॉस या हेड लॉस, वो हो रहा है Qn² अपॉन में B² dx⁻ 10/3। मतलब जो एनर्जी लॉस है वो D⁻10/3 पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट इसने बोला है, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस एट सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx वेयर d इज द फ्लो डेप्थ एंड विद इंडेक्स x। तो बिल्कुल डिपेंड करता है वो डेप्थ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है डी डेप्थ है। नेक्स्ट है अ मूविंग हाइड्रोलिक जंप इज कॉल्ड ए सर्ज। द ट्रेवल ऑफ अ वेव इज फास्टर इन द अपर पोर्शन देन इन द लोअर पोर्शन इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो मूविंग हाइड्रोलिक जंप होता है उसको सर्ज बोलते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, सर्ज की डेफिनेशन ही यही है। एक आपका मूविंग हाइड्रोलिक जंप को सर्ज कहा जाता है, सर्ज को एफ्लक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सर्ज एक प्रकार से वेव है, एकदम से जब आपका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब या तो एकदम से फ्लो को सडनली क्लोज कर दें, कोई दरवाजा कोई गेट है डैम पर, उसको स्लूइस गेट को बंद कर दें या ओपन कर दें, तो उसमें वेव बनती है, और वो जो वेव है वो एक मूविंग हाइड्रोलिक जंप की तरह लगती है, और उसी को सर्ज कहा जाता है।
अब अगर मान लो कि आपका जो सर्ज है, सर्ज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सर्ज, एक होता है नेगेटिव सर्ज। जिस सर्ज के कारण आपकी जो फ्लो डेप्थ है, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो, फ्लो की डेप्थ बढ़े, जिधर वेव जा रही है उधर डेप्थ बढ़ी, तो उसको पॉजिटिव सर्ज बोलेंगे। और अगर जिधर वेव जा रही है, आगे जा रही है पीछे जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है डाउन स्ट्रीम जा रही है, बट डेप्थ डिक्रीज हो, तो उसको नेगेटिव सर्ज कहा जाता है। तो सर्ज कितने प्रकार का हुआ? सर्ज क्या है? मूविंग हाइड्रोलिक जंप। और सर्ज दो प्रकार का, अगर सर्ज वेव की दिशा में, जिधर वो ट्रेवल कर रही है, डेप्थ बढ़े तो आपका पॉजिटिव सर्ज, कम हो तो नेगेटिव सर्ज। The travel of a wave is faster in the upper portion than in the lower portion in case of positive surge. अगर मान लो पॉजिटिव सर्ज हो रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव सर्ज के अंदर अपर पोर्शन का मतलब है डाउन स्ट्रीम साइड, आगे की तरफ, आगे की साइड। ये हमारे पास मान लो ऐसा चैनल है, तो ये यहां पर आपका ऐसा, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम साइड और ये हो गया अप स्ट्रीम साइड। तो पॉजिटिव सर्ज मतलब जिधर सर्ज जा रहा है, ठीक है, इफ द ट्रेवल ऑफ अ वेव इज फास्टर इन द अपर पोर्शन देन इन द लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन मतलब अप स्ट्रीम साइड। अप स्ट्रीम साइड में वेव बहुत धीरे ट्रेवल करती हैं और डाउन स्ट्रीम साइड में बहुत फास्टर ट्रेवल करती हैं। एकदम सही है, मतलब ये इसका सही स्टेटमेंट भी है, बट ये सही रीजन नहीं है, उधर सर्ज की डेफिनेशन है। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर पॉजिटिव सर्ज हो रहा है तो वो इस कारण मूविंग हाइड्रोलिक जंप है, सर्ज होता ही मूविंग हाइड्रोलिक जंप है, तो रीजन सही नहीं है, इसलिए इसका सही कोड बनेगा बी। दोनों करेक्ट हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जो पॉजिटिव सर्ज है, पॉजिटिव अप स्ट्रीम साइड, उसमें वेव की वेलोसिटी होती है c माइनस v1, और c यहां पर क्या है? c है इसमें सिलेरिटी, और सिलेरिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी इंटू वाई। सिलेरिटी वेव की वेलोसिटी है। तो जब वो अप स्ट्रीम, पॉजिटिव अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम से डेप्थ बढ़ती है, तो वेलोसिटी होती है c माइनस v1। और वहीं पर जो पॉजिटिव डाउन स्ट्रीम सर्ज होती है, मतलब आगे की तरफ जहां जब डेप्थ बढ़ती है, तो जो वेलोसिटी होती है वो c प्लस v1 होती है। मतलब जब भी आपका, जैसे ये हमारा अप डाउन स्ट्रीम साइड है, ये अप स्ट्रीम साइड है, तो जब इधर वेव चलेगी तो वेलोसिटी यहां पर होगी c प्लस v1। v1 है फ्लो की वेलोसिटी। और अगर इधर ये पॉजिटिव, इधर डेप्थ बढ़ रही है, और अगर इधर भी पॉजिटिव सर्ज हो, तो यहां वेलोसिटी होती है वेव की c माइनस v1। मतलब इधर वेव की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है और उधर बढ़ती है। तो हमारा जो बी स्टेटमेंट था वो क्या था? द ट्रेवल ऑफ वेव इज फास्टर इन दी अपर, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो वेव का वेलोसिटी है वो ज्यादा है और अप स्ट्रीम में कम है। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 5 मीटर, बेड विड्थ कितना है? 5 मीटर है, ठीक है, बी हो गया 5 मीटर। द हाइड्रोलिक रेडियस इज, रेक्टेंगुलर चैनल है, हाइड्रोलिक रेडियस पूछा है। देखो हमारे पास यहां पर y कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर, क्योंकि एफिशिएंट बोला है, तो b बराबर 2y होता है। तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट में विड्थ डेप्थ का डबल, तो डेप्थ विड्थ का हाफ, और हाइड्रोलिक रेडियस होता है r बराबर y बाय 2। कैसे होता है? वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया कितना है? b इंटू वाई के अपॉन में b प्लस 2y, by। तो यहां पर हमारे पास जो b है वो 2y है, तो 2y इंटू वाई अपॉन 2y प्लस y मतलब 4y, इससे ये कैंसल, तो ये आ गया y बाय 2। मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन में हाइड्रोलिक रेडियस y बाय 2 होती है। डेप्थ का भी आधा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2.5 का हाफ मतलब 1.25 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। Next is the sequent depth ratio in a hydraulic jump formed in a rectangular horizontal channel is 10. Sequent depth ratio दे रखा है। फ्राउड नंबर पूछा है सुपर क्रिटिकल फ्लो का। सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब पहले, मतलब FR1 पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। एक से बड़ा दे रखा है, मतलब पोस्ट जंप डेप्थ अपॉन प्री जंप डेप्थ 10 दे रखा है। क्या फॉर्मूला है? y2 अपॉन y1 इक्वल टू 1 बाय 2,
-1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8FR1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। y2 बाई y1 है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 आएगा इस तरफ, ठीक। फिर 1 इधर आएगा +1 बराबर अंडर रूट 1 प्लस 8FR1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 + 1 21 और 21 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 21 का होल स्क्वायर कर दो, तो यहां 1 प्लस 8FR1 बनेगा, उसमें से 1 माइनस कर दो और 1 माइनस करने के बाद ये 8FR1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास टर्म बनेगी 21 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 8, तो FR1 स्क्वायर 8 का भी हमने डिवाइड कर दिया तो ये 55 आ गया। तो FR1 कितना हो जाएगा, रूट 55, और रूट आंसर करेंगे तो ये आ रहा है 7.416, 7.416 फ्राउड नंबर यूनिट ले 7.416 मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्स इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज ए यूनिट डिस्चार्ज ऑफ 1.09 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मीटर, मतलब स्मॉल क्यू हमें दे रखा है 1.019, डेप्थ दे रखी है 101.9 mm, मीटर में निकालेंगे तो 0.101.99 मीटर, जो कि mm में दे रखा है। इस जंप को हम क्या बोलेंगे, तो अगर जंप पता करना है तो हमें पहले क्या बताना पड़ेगा, इसमें फ्राउड नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फ्राउड नंबर, FR1 हमें पता करना पड़ेगा। अब डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ है, डेप्थ है, तो फ्राउड नंबर कैसे निकालेंगे। देखो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर बोल रखा है तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला आपको बताया V/√GY होता है। यहां पर फ्राउड नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो ये V²/GY हो जाएगा। यहां पे करेंगे फ्राउड नंबर का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, मतलब B²Y² G/Y। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फ्राउड नंबर का स्क्वायर डिस्चार्ज अपॉन विड्थ का होल स्क्वायर, मतलब स्मॉल क्यू का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जी आ जाएगा और इंटू Y³ बन जाएगा। इससे हम यहां पर फ्राउड नंबर निकालेंगे और इस पूरी टर्म का अंडर रूट कर देंगे। एक बार सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1.019 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू Y³, मतलब 0.01019 की पावर 3। ये जो आंसर आया इसका हमने अंडर रूट कर देना है, तो ये हमारे पास, एक बार फिर से चेक करते हैं, Q² 1.019 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 और इंटू 0.1019 की पावर 3 अंडर रूट में आंसर। तो ये फ्राउड नंबर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 10। अब फ्राउड नंबर 10 है तो आप जानते हैं हमने एक क्वेश्चन किया था शुरुआत में, फ्राउड नंबर अगर 1 से कम है या बराबर है तो नो जंप, 1 से 1.7 अनड्यूलर, 1.7 से 2.5 अनड्यूलर वीक, उसके बाद अगर 2.5 से 4.5 है तो ऑसिलेटिंग, 4.5 से 9 है तो स्टडी, और 9 से भी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप। ये 10 है मतलब 9 से ज्यादा है तो सही आंसर होगा स्ट्रॉन्ग जंप। नेक्स्ट है 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बी हो गया 2 मीटर, डिस्चार्ज दे रखा है हमारे पास कैपिटल Q 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मतलब कंफर्म है डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ यानी Q/B ये हो गया 5 स्क्वायर मीटर पर सेकंड। आगे व्हाट वुड बी दी डेप्थ ऑफ फ्लो, फ्राउड नंबर 2 दे रखा है, फ्राउड नंबर 2 दे रखा है, डेप्थ ऑफ फ्लो पूछा हुआ है।
तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी इसको हम कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने बनाया ही था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? फ्राउड नंबर का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई क्यूब, पिछले क्वेश्चन में। अब हमें इस बार वाई क्यूब निकालना है, तो क्यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन में जी यानी लगभग 10 मान लेंगे, और फ्राउड नंबर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 अपॉन 10 मान लिया, और ये हो गया 4। 25/40, 25 डिवाइडेड बाय 40, और जो आंसर आएगा उसकी पावर 0.33, 0.856, यानी डेप्थ जो आ गई वो आ गई 0.856 मीटर। अप्रोक्सीमेट आंसर होगी, जी हमने 10 लिया है। 0.856 मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने ओपन चैनल फ्लो के कई सारे कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और एक सेशन और मैं आपको लेकर आऊंगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से और जो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स है वहां से काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा प्री में उनका पैटर्न हो। इसलिए एक सेशन में वो वाले भी लूंगा, थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस और लूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड स्टैटिक्स से। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।